अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने जो हमने लास्ट टॉप किया था वो एग्जांपल नंबर 4 पे किया था। ये एग्जांपल डिस्कस हो चुकी थी और मैंने इसके साथ साथ आपको जो है वो क्वेश्चंस कहे थे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 8 इसी एक्सरसाइज के। ठीक है, वो भी आपने इसके रेलिवेंट थे, वो होपफुली कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 करने हैं और ये 21 से 25 जो है ये हमारे हैं डेफिनेशन बेस्ड। वो डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज मुझे जो है वो कल तक सबमिट करवाओगे, जिसमें क्वेश्चन 1 से 8 और 21 टू 25 सारे इंक्लूड होने चाहिए। हर बच्चा अपनी अपनी असाइनमेंट जो है बनाए, बना के उसकी इमेजेस ले, इमेजेस लेने के बाद उनकी जो है उनको कन्वर्ट कर ले पीडीएफ फाइल में। ठीक है, कन्वर्टर अपने मोबाइल में या आप अपने लैपटॉप में एक इंस्टॉल कर लें जो इमेजेस जेपीजी फाइल से पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर रहा हो। तो वो कन्वर्टर आप जो है वो इंस्टॉल कर लें, उससे अपने इमेजेस सेलेक्ट करें और उसको कन्वर्ट करके वो पीडीएफ फाइल अपने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दे, हर बच्चा अपने रोल नंबर के साथ। ठीक है, ये आपकी जो है फर्स्ट असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस की फर्स्ट असाइनमेंट। ओके, अब चलते हैं जी हम अब अपने टास्क की तरफ, जिसमें आज हमने टॉपिक जो है वो देखना है। इसमें एक चीज मैंने आपको ये लैमेज थ्योरम कहा था और इसमें इसका हम जो है प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट में वो कहता है लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव इंटीजर्स विद ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। दो नंबर्स हैं और पॉजिटिव्स हैं, ए बड़ा है या इक्वल है बी के, देन द नंबर ऑफ डिवीजन used by the Euclidean algorithm to find GCD greatest common divisor. GCD is known as greatest common divisor। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है greatest common divisor, इसकी एब्रिवेशन लिखी हुई है GCD। मीन टू से ए और बी का जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर होगा is less than or equal to 5 times the number of decimal digits in b। जो ये b नंबर होगा वो उससे कितना वो लेस हुआ करेगा, 5 टाइम्स और इक्वल। ठीक है, लेस और इक्वल 5 टाइम्स नंबर डेसिमल डिजिट्स इन b, इसमें जितने डेसिमल्स होंगे उससे वो 5 टाइम्स लेस हुआ करेगा। तो ये वाला बी को हमने जो है वो बॉदर करना है। ये हमारा लैमेज थ्योरम है। इसकी जस्ट आपने स्टेटमेंट मेमोराइज कर लेनी, क्योंकि इसकी हम स्टेटमेंट ही सिर्फ यूज करेंगे। फर्दर हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है आज, रिकर्सिवली डिफाइंड सेट्स एंड स्ट्रक्चर्स। इसमें आप देखें कि हमने पहले जो है डिफाइन किया है रिकर्सिव सेट्स क्या होते हैं, या रिकर्सिव डेफिनेशन जो होती है वो भी उसको देखा था कि रिकर्सिव क्या होता है, एक चीज जिसकी बार बार अकरेंस हो, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और फिर हमने उसको ए नॉड प्लस एक समेशन एक एक ही फॉर्मेट में लिखा था। ठीक है, ये हमारा बेसिक इनिशियल हमें दिया होता था और बाकी एक ए हम उसमें जो है वो इंक्लूड करते थे। तो मैं क्लियर जरा लिख दूं ताकि सब बच्चों को क्लियर नजर आ जाए। इसमें हमारे पास था जी ए समीशन ए के प्लस ए नॉट, ये वाली वैल्यू थी। ठीक है, ये हमारा इनिशियल गेस होता था जो हमें दिया होता था, और फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके हम फर्दर वैल्यूज फाइंड आउट करते थे और उन सबका सम ले लेते थे। तो ये हमारे पास रिकर्सिव रिलेशन बनता था। रिलेशन हमने पढ़ा है, लेकिन अब हम देखेंगे रिकर्सिवली डिफाइंड सेट्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। We now turn our attention to how sets can be defined recursively, just as in the recursive definition of function। हमने पीछे जो पढ़ी है वो फंक्शन की डेफिनेशन थी, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ सेट्स हैव टू पार्ट्स। नंबर 1 इज बेसिस स्टेप्स एंड रिकर्सिव स्टेप्स। इसमें हम क्या किया करेंगे, जब इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें हम 2 पार्ट्स लिया करेंगे, बेसिस स्टेप और रिकर्सिव स्टेप लिया करेंगे सेट्स के अंदर। लेकिन फंक्शन के अंदर हम उसको डायरेक्ट डिफाइन करते थे, इनिशियल गेस लेते थे और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे और डिफाइन कर देते थे। इन द बेसिस स्टेप्स एंड इनिशियल collection of elements is specified in the recursive steps rules for forming new elements in the set from those already known to be set are provided।
रिकर्सिव स्टेप में हम क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे न्यू एलिमेंट्स के कि कौन सा रूल जो है वो फॉलो करेगा। एक हम जैसे nth फार्मूला बनाते होते हैं ना, वैसे यहाँ पे nth एक फार्मूला बनाया करेंगे जिसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके हम जो है उससे फर्दर वैल्यूज फाइंड आउट कर सकेंगे। रिकर्सिव डेफिनेशन में आल्सो इंक्लूड एन एक्सक्लूजन रूल, जो इसमें हम एक और चीज भी इंक्लूड करेंगे, उसको हमने नाम दिया है एक्सक्लूजन रूल, विच स्पेसिफाइज दैट अ रिकर्सिवली डिफाइंड सेट कंटेन्स nothing other than those elements specified in the basis steps or generated by application of recursive steps. Exclusion rule mean to say हम recursive steps में क्या चीज ऐड करेंगे, एक exclusive rule ऐड किया करेंगे और basic steps ऐड किया करेंगे। recursive steps जो है वो इन दोनों पर मुश्तमिल होगा, basic steps plus exclusive rule पे। In our discussion we will always tacitly assume that the exclusion rule hold and no element belongs to a recursively defined set unless it is in the initial collection specified in the basis steps or can be generated using the recursive steps one or more times. Later we will see how we can use a technique known as structural induction to prove results about recursively defined sets. अभी वो ये कह रहे हैं कि इनिशियली हम क्या करेंगे, बेसिस स्टेप्स लेंगे और उन पे जो है अप्लाई करते हुए रिकर्सिवली स्टेप्स उसके निकाल लेंगे वन और मोर टाइम। लेकिन लेटर हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया करेंगे, उस स्ट्रक्चर की मदद से फर्दर हम इसको फॉलो अप किया करेंगे। कंसिडर द सबसेट एग्जांपल 5 हम पे आए हैं, इसमें उसने कहा कंसिडर द सबसेट एस ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर रिकर्सिवली डिफाइंड बाय। अब वो कह रहे कि जो हमारा सबसेट है एस जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे कंसिडर है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिस स्टेप हमने क्या लिया, ट्री अज्यूम किया, हमने कहा ट्री बिलोंग्स टू एस, इफ एक्स बिलोंग्स टू एस एंड वाई बिलोंग्स टू एस देन एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू एस। इंटीजर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक एलिमेंट उससे बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट भी उसमें से बिलोंग कर रहा है तो उसके सम भी वहां पे ही बिलोंग करता है, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं। उनका सम जो है वो भी वहां पे बिलोंग कर रहा होता है। मीन टू से सेट ऑफ इंटीजर इज क्लोज सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, द न्यू एलिमेंट्स फाउंड टू बी इन एस आर 3 बाय द बेसिस स्टेप्स 3 plus 3 6 at the first application of the recursive step, then 3 plus 6 is equals to 9 and similarly 12 at the second application of the recursive step and so on. We will show in example 10 that S is the set of all positive multiple of 3. अब ये चीज उसने जो है बेसिस स्टेप भी उसका डिफाइन कर दिया और उसका रिकर्सिव स्टेप भी डिफाइन कर दिया, और उसमें एक्सप्लेनेशन में वो ये बता रहा है आपको कि जैसे अगर ये थ्री की जगह अगर यहाँ पे आप एक्स भी मेंशन कर लें तो कोई हर्ज नहीं, एक जनरल फॉर्म ले लें। बेसिस स्टेप उसने इसलिए बेसिस में क्योंकि हम एक फिक्सेशन लेते हैं इसलिए 3 लिया हुआ है, तो जनरली अगर हमने इसको लिखना हो तो एक्स भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। मीन टू से अगर एक्स बिलोंग कर रहा है एस को और एस भी बिलोंग कर रहा है एस को और वाई बिलोंग कर रहा है एस को, तो उसका सम भी जो है वो भी एस में से ही बिलोंग करेगा। और देन इसने एक्सप्लेनेशन की मदद से भी ये चीज क्लियर की हुई है। अगर हम इसको जो है वो बेसिस स्टेप्स की फंक्शन की डेफिनेशन से देखें तो हमारा इनिशियल गेस जो ए नॉट है वो 3 है, फिर हमने 3 में 3 प्लस किया तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 6 आ रहा है। ठीक है, 6 में 3 प्लस किया 9 आ रहा है, 9 में 3 प्लस किया 12 आ रहा है। वही हमारे पास समीशन वाली फॉर्म बनेगी ए नॉट प्लस समीशन ए के। ठीक है, के इज इक्वल्स टू 1 to n। सॉरी ये लिखा नहीं गया, मैं इसको दोबारा लिखूं, k इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, ये 1 to n हो जाएगा ये चीज। ओके, डेफिनेशन नंबर 1। अब यहाँ पे उसने समीशन स्टैरिक का नाम दिया हुआ है, इसको स्ट्रिंग हम पढ़ते हैं। ये क्या चीज है इसको पहले हम देख लेते हैं। रिकर्सिव डिफाइंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ स्ट्रिंग्स as we can see in chapter 13 and introduction to theory of formal languages. Recall from section 2.4 that a string over a alphabet is a finite sequence of symbols from summation.
we can define submission static the set of string over submission। अब एक तो हमारे पास ये वाला submission था, इस पे अगर हमने सीक्वेंस अप्लाई करना हो ना, सीक्वेंस बताना हो कि सीक्वेंसली चल रहे हैं या स्ट्रिंग वाइज चल रहे हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा, स्ट्रिंग एक लूप चल रही है बिल्कुल, तो फिर हम इस submission के ऊपर एक स्टैटिक यहाँ पे छोटा सा ऐड कर देते हैं जिसको हम स्ट्रिंग पढ़ा करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि रिकर्सिव रिलेशन है इसलिए यहाँ पे हमारा मोस्टली स्ट्रिंग यूज हुआ करेगा, और जो सेट हम ले रहे होंगे वो हम समीशन में से लिया करेंगे। द सेट समीशन स्टैटिक ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट समीशन इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाय। कैसे इस पे जो है हम डिफाइन कर सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन इस स्ट्रिंग पे डिफाइन करने के लिए हमने लैम्डा लिया करना है, एक स्ट्रिंग होनी है क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, स्ट्रिंग्स का, तो इसका एलिमेंट भी स्ट्रिंग ही हुआ करेगा। लैम्डा बिलोंग्स टू समीशन स्ट्रिंग, मीन टू से लैम्डा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग के अंदर से एक स्ट्रिंग हमने ले लिया। if w belongs to submission string and x belongs to submission, then wx belongs to submission string। मीन टू से हमने क्या लिया, एक लूप ली है, एक और लूप ली, ठीक है, मतलब बेसिक स्टेप में हम उसको डिफाइन किया करेंगे कि इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट है, इस तरह के स्ट्रिंग्स टाइप के हैं। रिकर्सिव स्टेप में क्या करेंगे, एक हम स्ट्रिंग उठाएंगे, फिर उस स्ट्रिंग का जो है स्ट्रिंग्स में क्या होंगे, समीशंस होंगे, स्ट्रिंग्स में कैसे समीशंस होंगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे उसने यहाँ पे w लिखा है ना, w इज इक्वल टू समीशन स्ट्रिंग, तो इस समीशन स्ट्रिंग्स में क्या होंगे, समीशन हुआ करेगा फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n x n, ठीक है, इस तरह के समीशन हुआ करेंगे जो कि ये स्ट्रिंग्स बना रहे होंगे इस फॉर्मेट की। अब जो हमने x एलिमेंट लिया है वो x कहाँ से बिलोंग करेगा, इस मिशन सेट में से बिलोंग किया करेगा, ठीक है, x हमने यहाँ से लेना है, और w क्या है, पूरा हमने स्ट्रिंग का सेट लेना है, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर फिर कहाँ पे आना है, इसके अंदर ही, इस मिशन के अंदर ही हमारे पास स्टैटिक के अंदर ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे लाए कर रहे हैं, दीज एलिमेंट्स आर आल्सो लाए इन दिस, ठीक है, यहाँ से हमने लिया ना, इसी की स्ट्रिंग बनाई तो ये चीज बनी है हमारे पास। ओके, नाउ फर्दर हम देखते हैं जी, the basic step of recursive definition of string says that the empty string belongs to submission static. Recursive step says that the new strings are produced by adding a symbol from submission to the end of the strings in submission। बेसिक स्टेप कहाँ से हम हमेशा लिया करेंगे, सबमिशन स्टैटिक से, जबकि हमारा रिकर्सिव स्टेप कहाँ से होगा, सिंबल हम सबमिशन में से लेंगे एक, और एक स्ट्रिंग लिया करेंगे, एक स्ट्रिंग होगी और एक सिंबल हुआ करेगा, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई या प्लस या जो भी हमें बताया होगा वो हम करेंगे, उस पर ऑपरेशन अप्लाई, और फिर हम उसको रिकर्सिव स्टेप उसका एक्सप्लेन करेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 6, इफ सबमिशन इज इक्वल्स टू 0 1, the strings found to be in submission static, the set of all bit strings are lambda specified to be in submission statics in the steps basis step 0 and 1 formed during the first application of the recursive steps, then 0 0 0 1 1 0 and 1 1 formed during the second application of the recursive steps and so on। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि सबमिशन क्या लिया गया है जी, देखिए हमारे पास ये क्या है जी, ये एक हमारे पास सबमिशन है, ठीक हो गया। अब इस सबमिशन की मदद से जो स्ट्रिंग्स बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, सबमिशन स्टैटिक्स कहेंगे, मतलब बिट स्ट्रिंग्स जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में चलते हैं, 1 0 0 1 ये वाले फॉर्मेट के जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगे ना, इनसे मिलके, लाइक मैंने यहाँ 1 0 0 0 0 0 1 1 0 लिखा है, तो ये क्या है हमारे पास स्ट्रिंग है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स की हेल्प से, इन दोनों एलिमेंट्स की हेल्प से ये मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गया है, ठीक है। ओके, specified to be a string submission static in the basis step 0 1 formed during the first application of the recursive। अब जब हम पहला स्टेप बेसिस स्टेप करेंगे तो हमें कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, ये 0 मिलेगा और
1 मिलेगा पहली एप्लीकेशन के दौरान। लेकिन जैसे जैसे हम इस पे रिकर्सिवली एप्लीकेशन बनाएंगे, पहले हमारे देखिए सिंगल सिंगल का सेट बन गया, फिर हम 2 2 के सेट्स बनाएंगे, 2 2 के पॉसिबल सेट्स हमारे पास ये 4 बनेंगे, ठीक है। फिर जब हम 3 के स्टेप्स बनाएंगे तो फिर हमारे पास और ज्यादा 2 रेज टू द पावर 3 आ जाएंगे। 3 वाले एलिमेंट्स हमने बनाने हैं ना, और एलिमेंट्स ये 2 हैं। फिर हमारे पास उस दौरान जो है वो 8 बनेंगे, और सिमिलरली 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, और ये हमारा रिकर्सिव स्टेप्स जो है इसी तरह चलता रहेगा। और कोई ना कोई हमें जो है वो बाइनरी नंबर का स्ट्रिंग्स हमें मिलती जाएंगे, 0 1 0 0 1 0, इस तरह के फॉर्मेट की ना हमें स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे रिकर्सिव एप्लीकेशन से। अब यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि रिकर्सिव स्टेप्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी मदद से स्ट्रिंग्स बनते हैं, और स्ट्रिंग्स की मदद से लैंग्वेजेस क्रिएट होती हैं। जैसे हमारे अल्फाबेट्स हैं, अगर हम ए बी सी सिंपली देखें तो वो देन दे आर अल्फाबेट्स ओनली। लेकिन अगर हम उनको मिला दें, मिलाने से हमें क्या मिलेगा, एक लफ्ज मिल जाएगा। वो लफ्ज फिर देन हमारा जो है कोई एक मीनिंगफुल मायने बन जाएगा। इसी तरह सोन हमारे पास उससे नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर जो है वो क्रिएट होते जाएंगे। हमने स्ट्रिंग की डेफिनेशन पढ़ी है। अब हम आते हैं डेफिनेशन 2 में है, टू स्ट्रिंग्स कैन बी कंबाइंड बाय द ऑपरेशन ऑफ कंकैटिनेशन। let summation be a set of symbols and summation static be the set of strings formed from symbols in summation. We can define the concatenation of two strings denoted by dot comma recursively as follows. अब डॉट कॉमा की ये डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास आ रही है, जिसको हम कंकैटिनेशन कहेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे ऑपरेशंस को। सिग्मा हमारे पास क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स है, और सिग्मा स्टैटिक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, जो कि हमने ये कहाँ से बनाए हैं, इन्हीं सिंबल्स को, समीशन के सिंबल्स को कलेक्ट करते हुए। वी कैन डिफाइन कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स की मदद से हम इसको डिफाइन करेंगे, और ये इसका सिंबल जो है ये डिनोट करने के लिए। ओके, बेसिक स्टेप में हम क्या करेंगे, एक हम एलिमेंट स्ट्रिंग में से लेंगे, देन w डॉट लेमडा इज इक्वल टू w, मीन टू से हमने ये कहाँ से लिया, ये स्ट्रिंग्स में से लिया, और लेमडा हमने क्या लिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी होती है, हम आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे लेमडा क्या है, हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है। और सिमिलरली इसके रिकर्सिव स्टेप पे हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट हमने कहाँ से लिया, समीशन स्टैटिक में से, और दूसरा भी हमने समीशन स्टैटिक में से ले लिया, और x हमने सिंबल कहाँ से लिया, समीशन में से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए ये देखें डॉट का साइन उसने यहाँ पे कहा था कि डॉट हम जो है वो लेंगे, इसलिए इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, कंकैटिनेशन अप्लाई की हमने w इंटू w2x विच विल बी इक्वल टू w डॉट w2 इंटू x। ये वाली रिलेशन कंकैटिनेशन को डिनोट करता है। The concatenation of string w1 and w2 is often written as w1 w2 rather than w1 w2. By repeated application of recursive definition, it follows that the concatenation of two strings w1 w2 consists of the symbols in w1 form followed by the symbols in w2. For instance, the concatenation of w is equal to abra and w2 cadabra is w1 w2। अगर ये एग्जांपल देखिए, w1 अगर ये चीज है, w2 ये वर्डिंग है, तो उसको अगर हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके एलिमेंट्स ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है। वो ये नहीं है कि वो मल्टीप्लाई सिंबल्स में आएंगे, उनको इस तरह से लिखा जाएगा। ये यहाँ पे देखिए हम बता रहे हैं कि w1 अगर हमारे पास एक जो है वो स्ट्रिंग है, w2 एक स्ट्रिंग है, तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, वेयर एज दिस वन इज ओनली फॉर यूज ऑफ सिंबल। तो हमारे पास ये न्यू वर्डिंग क्रिएट होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कंप्लीट स्पेलिंग जो है उसमें हमने COM, ठीक है, एक ले लिया स्ट्रिंग, और PLETE ये हमने दूसरा जो है वो स्ट्रिंग ले लिया। अब इन दोनों स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, मीट करेंगे, तो हमारे पास एक न्यू वर्ड क्रिएट हो जाएगा कंप्लीट का। इसी तरह जो है वो स्ट्रिंग्स जो है मीट होती हैं और हमारे पास न्यू वर्डिंग जनरेट होती है। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग give a recursive definition of LW, the length of string W। अब इसकी डेफिनेशन हमने इस पार्ट में हमने पता क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशंस क्रिएट करनी है, जिसमें एक बेसिक स्टेप्स बनाया करना है और एक रिकर्सिव स्टेप बनाया करना है।
तो उनकी डेफिनेशन ही सिर्फ बनाया करनी है। लाइक ये हमारे पास है लेमडा जो है, हमने वो कौन सा स्ट्रिंग लिया था, एम्प्टी स्ट्रिंग लिया था ना। तो लेंथ ऑफ लेमडा, लेमडा की लेंथ कितनी होगी, 0 हुआ करेगी क्योंकि ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो लेंथ ऑफ डब्ल्यू एक्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ डब्ल्यू प्लस एक्स क्या है, एक हमारे पास सिंबल है, तो सिंबल की हमारे पास लेंथ 1 हुआ करेगी, ठीक है। और लेंथ ऑफ डब्ल्यू, जितनी डब्ल्यू की लेंथ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और उसमें +1 करेंगे तो ये एल डब्ल्यू एक्स की लेंथ आ जाया करेगी। वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू समीशन स्टेरिक एंड एक्स बिलोंग्स टू समीशन, एक्स समीशन से बिलोंग कर रहा है, ये हमारे पास एक सिंबल है इसलिए इसकी लेंथ क्या होगी, एक सिंबल होगा ना इसलिए इसकी लेंथ 1 हुआ करेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे जो है वेल फॉर्म्ड फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। बाय द यूजिंग ऑफ प्रपोजिशनल लैंग्वेज वी कैन डिफाइन द सेट ऑफ वेल फॉर्म्ड फार्मूला इन प्रपोजिशनल logic involving true false propositional variables and operators from the set of these। अब इनकी मदद से यूज करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने बहुत सारे वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं और बहुत सारे फार्मूलाज बना सकते हैं। कैसे भला, देखें बेसिक स्टेप में ट्रू फॉल्स एंड एस, वेयर एस इज द प्रोपोजिशनल वेरिएबल आर वेल फॉर्म्ड फार्मूला, ये हमारे पास क्या होंगे, ट्रू फॉल, और ये एस एक हमारे पास जो है वो फार्मूलाज आएंगे। हमने बेसिकली इनको डिफाइन किया, जैसे हम ऊपर देख रहे थे ना ऊपर वाले एग्जांपल में कि बेसिक स्टेप में हम सिर्फ डिफाइन करते हैं, रिकर्सिव स्टेप में करेंगे क्या कहेंगे, इफ ई एंड एफ आर वेल फार्मूला है, अगर हमारे पास ये दोनों जो हैं वेल फॉर्म फार्मूला यानी कि ये फार्मूला बन चुके हैं, तो हम जो है इन पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, निगेशन अप्लाई कर सकते हैं, ई और एफ ले सकते हैं, ई एंड एफ ले सकते हैं, ई इफ एफ ले सकते हैं, ई इफ एंड ओनली इफ एफ ले सकते हैं, आर वेल फाउंड फार्मूला। अगर ये वेल फाउंड है, क्लियर है हमारे पास कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, और इसमें भी हमारे पास ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो हम उसकी मदद से हम उसकी नेगेशन ले सकते हैं, और एंड इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ये सारे ऑपरेटर्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने जो है वो स्टार्ट में देखा था जिसमें ट्रूथ फॉल्स का एक टेबल बनाना था, फिर उन ट्रूथ फॉल्स के टेबल की नेगेशन एंड और सारा कुछ पड़ा हुआ है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन उसने फर्दर दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल बाय बेसिस स्टेप वी नो दैट ट्रू फॉल पी एंड क्यू आर वेल फॉर्म्ड फार्मूला है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल में क्या होते हैं, कौन से एलिमेंट जो है ट्रू फॉल करते हैं, पी एंड क्यू एलिमेंट्स होते हैं ना, और ये पी एंड क्यू क्या है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हैं। फ्रॉम एन इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ द रिकर्सिव स्टेप वी नो दैट पी और क्यू, जैसे हम ये निकाल सकते हैं इनिशियल स्टेप में, हम क्या ले सकते हैं, पी और क्यू हम ले सकते हैं। इसी तरह हम जो है पी इफ एफ भी अप्लाई कर सकते हैं, एफ इफ पी भी कर सकते हैं, मीन टू से एक स्ट्रिंग ले लें और एक हम क्या ले लें यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट ही हम इसको कह सकते हैं, इसको हमने कहा था आई गेस सिंबल कहा था, हाँ जी, ये हमने सिंबल कहा था। ये हमारे पास पूरा स्ट्रिंग होगा फॉल्स का, और ये हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक स्ट्रिंग होगा, एक सिंबल हुआ करेगा। हम इस फॉल्स के सेट में ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू कई तरह के रिलेशंस हुआ करेंगी, कई तरह की स्ट्रिंग्स हुआ करेंगी। सिमिलरली एक सिंबल का हम एक रिलेशन से एंड फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारे फार्मूलाज फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह पहले हमने जितना काम किया था वो हमने किया था पहले प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स के दरमियान, पी एंड क्यू के दरमियान किया था, इनको डील करते थे, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आते थे या तो फॉल्स की शक्ल में या ट्रू की शक्ल में। लेकिन अगर हमारे पास एक सेट जो है वो बन रहा है, ट्रू फॉल्स का एक टेबल बन रहा है, उसको हमने एफ नाम दिया है, एक और टेबल बन रहा है उसको हमने टी का नाम दिया है, तो इसको भी हम जो है इन पी के साथ सेपरेटली रिलेट कर सकते हैं, इन पे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे एग्जाम्पल 8 में ये बता रहा है कि वेल फॉर्म फार्मूला और प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेल फॉर्म फार्मूला और ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स हम यूज करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, प्रोपोजिशनल लॉजिक पी एंड क्यू यूज किए हैं, और इसमें प्रोपोजिशनल लॉजिक के जो सिंबल्स थे दीज आर, ये हमने यूज किए थे। अब हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल में वेल फॉर्म फार्मूला और ऑपरेटर्स जो है वो यूज करेंगे। वेल फॉर्म क्या है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और एक इफ कंडीशन, ठीक है, एरोज कंडीशन जो है
डिनोट्स एक्सपोनेंशियल जो है वो हम लेंगे। ये वाली टर्म्स जो है इसको हम डिफाइन करेंगे। इसमें बेसिस स्टेप में हम क्या करें, एक्स इज अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला इफ एक्स इज अ न्यूमेरिकल और अ वेरिएबल। अब ये जो x है यहाँ पे ये क्या हुआ करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या फिर ये क्या होगी, वेरिएबल वैल्यू होगी। और रिकर्सिव स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ एंड जी आर वेल फॉर्म फार्मूला। अगर ये वेल फॉर्म फार्मूला हमारे पास बन गए हैं तो इन दोनों फार्मूलाज के दरमियान हम दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी और एक्सपोनेंशियल भी उनके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला से मुराद ये है, जैसे आप ये देखते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग्स क्या है, स्ट्रिंग्स बहुत ज्यादा पाई जा रही हैं। a की b की वैल्यू आप पुट करते जाओगे, मुख्तलिफ आपके पास f आता जाएगा, f की वैल्यू मुख्तलिफ आती जाएगी। सिमिलरली g एक हमारे पास फार्मूला है, वेल फॉर्म फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों फार्मूलाज को प्लस भी कर सकते हैं, दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, इन दोनों फार्मूलाज को डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनके एक्सपोनेंशियल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हमने क्या किया कि डिफाइन उसको कैसे करेंगे, ये उसने एक तरीका बताया कि बेसिस स्टेप में हम जो एक्स ले रहे होंगे उसको डिफाइन किया करेंगे और रिकर्सिव स्टेप में उन फंक्शंस के ऑपरेटर्स को, ऑपरेशंस को वो डिफाइन किया करेंगे। डेफिनेशन नंबर 3, द सेट ऑफ रूटेड ट्रीज। रूटेड ट्रीज जो है वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं, यहाँ पे इसकी ये डायग्राम भी आप नीचे देख सकते हैं। ये रूटेड ट्रीज की ट्रीज जो है उनकी एक एक रूट जनरेट होती है, फिर उस रूट से फर्दर रूट, फर्दर रूट, फर्दर रूट वो बनती जाती है। जैसे एक दरख्त के नीचे जड़ें नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह की ये फॉर्मेट हुआ करेगी। द सेट ऑफ रूटेड ट्रीज वेयर आर रूटेड tree consists of a set of vertices containing distinguished vertex called the root, and edges connecting these vertices can be defined recursively by these steps. अब देखें हमारे पास जो है ये एक हमारे पास एज है और ये हमारे पास एक एज है, इन दोनों एज को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं। दिस लाइन इज नोन एज वर्टेक्स, और ये क्या है, एज है और ये एक एज है। अब वो ये कह रहा है कि ये रूटेड ट्रीज इन पे कंसिस्ट हुआ करेंगे, एज पे और इनके वर्टिसेस पे। अब क्या एजेस कैसे बनेंगे, जो है वो वर्टिसेस दो एजेस को मिला रही होंगी और इसी तरह फिर इस एज में से हम एक और वर्टेक्स भी जो है वो निकाल के किसी और हम जो है वो एज से इसको मिला देंगे। ये हमारे पास देखें रूट बन गई। इससे फर्दर हम जो है इसी रूट से हम फर्दर रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास फर्दर दो रूट्स आ गए, फिर इसी रूट से फर्दर दो रूट्स हम निकाल सकते हैं और इसी में से फर्दर दो रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि रूट्स जो है वो ट्री की इसी फॉर्मेट की होती है और ये स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। अब इसमें हमने डिफाइन कैसे करना है जी रूट्स को। अ सिंगल वर्टेक्स आर इज अ रूटेड ट्री। हमने क्या कहा कि एक सिंगल वर्टेक्स लिया, ये जैसे ये हमारा सिंगल वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स क्या है आर और ये क्या है, एक रूटेड ट्री है। एक एलिमेंट डिफाइन कर लिया, अब फर्दर लेके चल रहे हैं। सपोज दैट t1 t2 t3 अप टू सो एन आर डिसजॉइंट रूटेड ट्रीज विद रूट्स r1 r2 r3 so on rn। अब ये हमारे पास जो है डिफरेंट रूटेड ट्रीज हैं और इनके जो रूट्स बन रहे हैं वो ये r1 है, ये r2 है, ये वाला r3 है, ये r4 r5 r6 r7 r8, इसी तरह rn हमारे पास ये इसके जो है वो रूट्स हैं। ठीक है, वर्टेक्स हैं जिनको हम रूट्स कहेंगे। ये वर्टेक्स को यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा है, वर्टेक्स को हम क्या कहा करेंगे, रूट्स कहा करेंगे। ठीक है, then the graph formed by starting with a root r which is not in any of the rooted trees t1 t2 t3 tn and adding an edge from r to each of the vertices r1 r2 r3 rn is also a rooted tree। अब ये पॉइंट नोट करने का है, कहता है कि अगर हम जो है ग्राफ बना रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं, विद द रूट आर। हम एक आर रूट से हम उसको स्टार्ट करें, एक वर्टेक्स ले रहे हैं उससे हम स्टार्ट ले रहे हैं, विच इज नॉट इन एनी ऑफ द रूटेड ट्रीज, जो किसी भी रूटेड ट्री में नहीं है। लेकिन ये देखें ये हमारा क्या है, एक रूट है। ठीक है, इसकी कोई बेस हुआ करेगी और कोई एंड पॉइंट, दो एजेस को मिलाएंगे तो ये वर्टेक्स बनेगा और वर्टेक्स बनेगा तो ये रूट होगा। अब इससे जो है ये इन t1 t2 t3 tn जो है इससे हट के है, विच इज नॉट एनी रूटेड ट्रीज ऑफ दिस, and adding an edge from r to each of the vertices
R1 R2 R3 Rn इज आल्सो अ रूटेड ट्री। अगर हम है एक एज ऐड कर रहे हैं फ्रॉम R टू ईच ऑफ द वर्टिसेस। अब इस R के साथ जो है, इस R को मैंने क्या किया, यहाँ से इसको मूव करवाया, इसको मूव करवा के जस्ट मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पे न्यू बना देती हूँ। मूव सजेस्ट करना यहाँ पे आसान नहीं है, विजुअलाइज करना मुश्किल होता है। यहाँ पे जो हमने ये बनाया था, इसको जब हम लेके चलेंगे इस रूट को, और इसको हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे, तो ये यहाँ पे आके किसी रूट के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये अटैच हो गया। तो ये भी हमारे पास फिर क्या बन गया, एक ट्री का हिस्सा बन गया। तो ये चीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम कोई एक रूट एक्स्ट्रा भी साथ में लेते हैं तो वो भी इस रूट का हिस्सा बन जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिक स्टेप क्या है, एक हमारे पास एक एज है, ठीक है, एज को एज से मिला है, एक वर्टेक्स बन गया, एक रूट बन गई, ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है। इस तरह ये एक हमारे पास क्या बन गया, T1 ट्री बन गया, ये T2 बन गया, ये T3 बन गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो स्टेप 1 है, ये फर्दर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमने ऐड किया, ये हमारे पास एक और ट्री बन गया। इसी को सेकंड वन में ऐड किया, ये हमारे पास देखिए ट्री और बन गया। इसी तरह इसमें ऐड किया और ट्री बन गया, इसमें ऐड किया, इसी तरह आगे ऐड करते चलेंगे, सो ऑन हमारे पास ट्रीज जो है वो अपग्रेड होते जाएंगे, उनमें ज़्यादा एजेस बनते जाएंगे, ज़्यादा वर्टेक्स, ज़्यादा रूट्स बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। बिल्डिंग अप ट्रीटेड रूट्स जो है वो हम उसको देख रहे हैं, ये बिल्डिंग अप ट्रीटेड रूट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे बिल्डिंग अप जो है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज का मतलब ये है, बाइनरी जैसे हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। अब बेसिस स्टेप में हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, बेसिस स्टेप में हमने एम्प्टी रूट ली है, और स्टेप 1 में हमारे पास एक एज है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस एज से हम एक और जो है वो एज को मिला सकते हैं, इस एज से एक और एज को मिला सकते हैं, सिमिलरली अलग अलग भी इनको मिला सकते हैं। और हमने इसमें से मैक्सिमम कितने निकालने हैं, 2 जो है वो हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, फर्दर एक और का इजाफा कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिर फर्दर 2 रूट्स का बन गया। ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ना, एक्सटेंशन कहाँ पे आई, इसके साथ आई है, एक्सटेंशन इसके साथ, तो ये फिर हमारे पास ये पार्ट क्या बन गया, बाइनरी बन गया। सिमिलरली हम इसमें जो है एक एक्सटेंशन ला सकते हैं, इसमें एक्सटेंशन ला सकते हैं, इसको हम बारी बारी किसी भी तरह मिलाएंगे, डिफरेंट वेज में इसको मिलाएंगे इसके साथ, तो हमारे पास ये अगले ट्रीज बनते चलेंगे। सिमिलरली और इसको हम इससे मिलाएंगे तो भी हमारे पास ट्रीज बन जाएंगे, इसको हम इससे मिलाएंगे तो भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट के ट्रीज बनते जाएंगे, और इस तरह से ट्रीज हमारे डिफरेंट जनरेट होते जाएंगे। अब इसमें हमने बाइनरी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज जिसको हमने कहा है, यहाँ पे स्टार्ट में वो बाइनरी बने हैं, देन वो एक्सटेंडेड बाइनरी हो गए हैं स्टेप 3 में। डेफिनेशन नंबर 4 इज, यहाँ पे वो डेफिनेशन उसने दी है एक्सटेंडेड बाइनरी की, और डायग्राम ऊपर ही एक ही साथ बना दी है। यहाँ पे आप इसको आई होप से दोबारा भी इसने बनाया है, नहीं ये फुल बाइनरी ट्री की है। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री की डेफिनेशन ये दी हुई है, द सेट ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली बाय दीज स्टेप्स, द एम्प्टी सेट इज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। बेसिक स्टेप हम क्या ले रहे हैं, एम्प्टी सेट ले रहे हैं। फिर हमने क्या कहा, T1 T2 आर डिसजॉइंट एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज, देयर इज एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री denoted by T1 T2 consisting of a root R together with edges connecting with root to each other root of the left subtree T1 and the right subtree T2 when these trees are non-empty। अब ये यही वाली चीज यहाँ पे देखें, एक्सटेंडेड बाइनरी में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो कहता है इनिशियल स्टेप्स में हमारे पास क्या होगा, ये एक एम्प्टी हुआ करेगा। फर्स्ट स्टेप में एक एज क्रिएट होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, उस एज के साथ बाइनरी जो है वो वर्टिसेस बन जाएंगे डुअल साइडेड, ठीक है। वो बाइनरी जो बन जाएंगे उसमें फिर वो कह रहा है कि बाइनरी के साथ हमने और एक ट्री जो है T1 और T2 वो मिला सकते हैं हम किसी एज के साथ फर्दर। जैसे ये देखिए, मैंने एक और वर्टेक्स इसके साथ मिला दिया, तो मेरे पास एक न्यू चीज क्रिएट हो गई है। इसी तरह हम इनको मिलाते जाएंगे और एक एक स्टेप और मिलाते जाएंगे, या मिलाएंगे या कुछ नहीं मिलाएंगे। बाइनरी क्या होता है, 1 0 1 एंड
0। यही दो चीजें होती है ना बाइनरी में कहलाती हैं। अब या तो कुछ भी नहीं मिलाएंगे, एम्प्टी मिलाएंगे, या एक मिला देंगे। इसी तरह जैसे यहाँ पे है, यहाँ इसको इसके साथ मिलाएंगे तो हमने एक एलिमेंट मिलाया, इसको इसके साथ मिलाएंगे एक एलिमेंट मिलाया, इसको इसके साथ मिलाएंगे एक एलिमेंट हमने मिलाया। और अगर कुछ नहीं मिलाएंगे तो ये खुद इटसेल्फ जो होगा ये क्या होगा, बाइनरी ट्री होगा, बाइनरी रूट होगा, सॉरी। सिमिलरली हमारे पास डेफिनेशन है फुल बाइनरी ट्रीज। फुल बाइनरी ट्रीज जो है वो कैसे डिफाइन किया जाते हैं, दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अ सिंगल वर्टेक्स आर। अब इसमें हम बेसिस में क्या ले रहे हैं, बेसिस स्टेप में देखिए एक ये जो हमारा है एक्सटेंडेड बाइनरी, उसका हमने जो स्टेप 1 था, यहाँ पे बेसिस स्टेप एम्प्टी था, स्टेप 1 क्या था, ये था। अब हमने यहाँ पे जो है वो स्टेप 1 बेसिस स्टेप उसका जो है फर्स्ट स्टेप 1 जो है इसका बेसिस स्टेप ले लिया, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी में, एक्सटेंडेड में नहीं सॉरी फुल में, ये फुल में, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री का जो फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ पे हमने इसमें बिल्डिंग अप फुल बाइनरी ट्री में उसको बेसिस स्टेप मान लिया। रिकर्सिव स्टेप्स क्या है जी, T1 T2 आर डिसजॉइंट फुल बाइनरी ट्रीज। ये दोनों हमारे पास फुल बाइनरी ट्रीज हैं। कौन से, यहाँ पे ये देखिए आपको गिवन है, ये बाइनरी ट्रीज स्टेप 1 में दिए हुए हैं कि ये एक बाइनरी ट्री है और इटसेल्फ ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। इन बाइनरी ट्रीज को, और ये भी हमारा एक बाइनरी ट्री है, इसमें 2 वर्टेक्स हैं और एक एज की मदद से ये फर्दर क्रिएट हुआ है। There is a full binary tree denoted by T1, T2 consisting of a root R together with edges connecting the root to each of the roots of the left subtree T1 and right subtree T2। अब ये जो हमारे हैं ये फुल हमारे पास बन रहे हैं। देखिए ये हमारा है एक स्टेप 1, इसके मैंने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसी को ऐड कर दिया तो मेरे पास ये बन गया। इसी को ही मैंने इसके लेफ्ट साइड, ये सॉरी लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो ये चीज बन गई। अगर इसको राइट साइड पे ऐड करूंगी तो ये चीज बन जाएगी। अब अगर मैंने इसको इसके दोनों साइड पे ऐड किया, इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, तो ये चीज बन जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे कि फुल बाइनरी ट्री। मीन टू से जब भी हमने यूटिलाइज करना है फर्दर इसको फुल को यूटिलाइज करना है स्टेप 1 को, जबकि एक्सटेंडेड में हम जो है उसके पार्ट्स भी जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास एक फुल है, whereas this one is हमारे पास ये एक्सटेंडेड फॉर्म में पड़ा है, ये भी एक्सटेंडेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो हम इन अकेलों को भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के भी यूज कर सकते हैं, इसको इसको मिला के भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फुल बाइनरी ट्री में ऐसा नहीं होता, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे भी जब भी यूज करेंगे इस स्टेप 1 को फुल को ही यूज किया करेंगे। ये आपकी डेफिनेशन हो गई है सारी की सारी कंप्लीट। इसके बाद स्ट्रक्चरल इंडक्शन है, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे माइनर माइनर सी, वो मैं आपको देन फर्दर करवा दूंगी। लेकिन आपके क्वेश्चंस जो हैं तो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपने एक्सरसाइज से रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो थे वो तो आपको करवाए हुए थे रिकर्सिव रिलेशन के, जो कि मैंने आपको बोला था nth टर्म इसकी ऐड करते जाएं और फाइंड करते जाएं। देन 21 to 25 है। अब इसमें उसने देखिए ये कहा हुआ a1 a2 a3 a and b1 b2 b3 and b are real numbers, use the recursive definition that you gave in example 20। एग्जाम्पल 20 में ले लें वो एग्जाम्पल टू प्रूव दिस, और इन चीज़ों को प्रूव करें, इन इक्वालिटीज को प्रूव करना है। 22 show that the set S defined by 1 belongs to S and S plus T belongs to S when S belongs to capital S and T belongs to capital S is the set of positive integers। ये positive integers की भी एक हमने डेफिनेशन डेवलप की है, वही डेफिनेशन लेते हुए इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सिमिलरली 23 में जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन मांगी है मल्टीपल ऑफ 5 की। इसमें रिकर्सिव डेफिनेशन मांगी हुई है पॉजिटिव इंटीजर्स की, पावर ऑफ 3 की, पॉलिनोमियल्स की, और 25 में भी जस्ट एक डेफिनेशन डिमांड की हुई है, ठीक है। यहाँ तक आपने 25 तक इसको करना है, ये आप कंप्लीट कर लें। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर मुझसे क्लास में जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लीजिएगा। और इसकी जो एक एक असाइनमेंट है वो आपने बना के
गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है इंडिविजुअल हर पर्सन ने। लेकिन ये ना हो कि किसी एक बंदे ने लिखी है और उसी की कॉपी की हुई किसी दूसरे बंदे ने भी अपलोड की हुई है। अपनी अपनी राइटिंग में खुद से इसको लिखनी है। कॉपी पेस्टिंग वाले जिसकी भी मिलेगी मैं दोनों की कैंसल आउट कर दूंगी, एक भी बच्चे की वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सो बी अपने साथ भी आप जो है वो मुखलिस रहें, टीचर्स के साथ भी रहें। अब मैं कुछ कहने लगी थी बस वो नहीं कह रही है तो आप लोग समझ तो गए ही हैं। इस चीज़ को ज़रा अवॉइड करें कि जो ऑनलाइन क्लासेस में आप दिखाते हैं वो आपने कल को अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। ठीक है, जितना आप कर रहे हैं ये सारी ये चोरी में भी आ जाता है। आप अपने उस्ताद के साथ चोरी कर रहे हो, अपने आप के साथ चोरी कर रहे हो। ठीक है, अमानत में ख़यानत में भी आ जाता है। इसलिए आप लोग सिर्फ जो चीज़ आपने खुद अपने हाथ से लिखी है उनकी पिक्चर्स बनाएं, पिक्चर्स को कन्वर्ट करें पीडीएफ में और देन वो पीडीएफ जो है वो अपने क्लासरूम में अपलोड कर दें। थैंक यू सो मच।